अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी आपको प्रॉब्लम है कि क्या तैयारी कैसे करें, तो मिनी मैराथन क्लास जो कि बहुत ही कम समय में यूनिट फर्स्ट पेपर सेकंड हिंदी की बात मैं करूंगी। यूनिट फर्स्ट में आप सभी का है हिंदी भाषा और उसका विकास। ये मेरे खुद के हैंड नोट्स है। मैंने जो है इसको प्रिपेयर्ड किया था, तो मैंने सोचा आप तक भी इसको पहुँचाऊँ, यानी आप सब भी देखें कि आखिरकार इसमें क्या बदलाव होंगे वो मुझे बताइएगा। साथ ही ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये भी आप सभी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हिंदी भाषा और उसके विकास की बात करूंगी। तो हिंदी की जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से इसका स्टार्टिंग होता है। जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो विश्व में अगर भाषाओं के संख्याओं को बात में करें तो विद्वानों में इसकी संख्याओं को लेकर के मतभेद है। 2796 से लेकर के 3000 के बीच जो भाषाओं को माना गया है। और भाषाओं के अध्ययन की बात करें तो दो प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। एक माना गया है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा माना गया है पारिवारिक वर्गीकरण। अगर हम बात करेंगे आकृति मूलक वर्गीकरण में तो आधार इसका क्या है, वाक्य और रूप रचना। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि जो दो प्रकार बताए गए हैं भाषाओं के आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण, इसमें वाक्य रचना और रूप रचना किसका वर्गीकरण, किस वर्गीकरण का आधार है। तो वाक्य रचना और रूप रचना जो है आकृति मूलक वर्गीकरण का मुख्य आधार है। पारिवारिक वर्गीकरण में जो है अन्य नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं वंशात्मक वर्गीकरण, वंशानुक्रमिक वर्गीकरण, कुलात्मक ऐतिहासिक वर्गीकरण, ये आपको याद रखना होगा। साथ ही आकृति मूलक वर्गीकरण का अन्य नाम है रूपात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक व्याकरणिक, वाक्यात्मक और पदात्मक पदाश्रित वर्गीकरण। अगर बात करेंगे प्रोफेसर स्लीगल ने तो इन वर्गीकरण के भी दो प्रकार बताए। किसके? आकृति मूलक वर्गीकरण के भी दो प्रकार बताए। एक माना है संयोगात्मक और एक माना है वियोगात्मक। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, संयोगात्मक भाषा कौन सी होती है? संस्कृत। और वियोगात्मक भाषा कौन सी होती है? एक मिनट फ्रेंड्स, वियोगात्मक भाषा कौन सी होती है? तो वियोगात्मक जो भाषा होती है वो होती है हिंदी। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है कि भोलानाथ तिवारी का विल्हेम फॉन हुम्बोल्ट ने भाषा के परिवारों की संख्या कितनी मानी है? तो भाषा परिवारों की जो संख्या मानी है इन्होंने 13 मानी है। किसने? भोलानाथ तिवारी और विल्हेम फॉन ह्यूम्बोल्ट ने, ठीक है। फ्रीडर म्यूलर ने जो भाषा परिवारों की संख्या मानी है वो मानी है 100। उसके साथ ही निर्वादित रूप से जो 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया उसमें 18 भाषाएं परिवार को महत्व दिया गया है। ये तीनों पॉइंट्स आप सभी को इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इनको इंपॉर्टेंट रख दिया है। अब बात करेंगे जब भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो 4 भौगोलिक क्षेत्र हमने अभी बताया। तो यूरोप, यहाँ पे यूरेशिया जिसमें यूरोप और एशिया दोनों आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा अफ्रीका भूखंड और प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड, ये 4 भूखंडों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अमेरिका यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया भूखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला ही भूखंड जो आता है उसको डिवाइड किया गया है भारूपी परिवार, जिसमें भारत प्लस यूरोपीय जो देश मिलकर के भारूपी भाषा परिवार का जो करते हैं। इसमें टोटल 10 हैं, जिसमें द्रविड़ परिवार, काकेरी परिवार। यहाँ पे क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है कि किस भाषा परिवार का उद्गम जो है पहले हुआ है, तो और कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो भारूपी भाषा परिवार सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद द्रविड़, काकेरी। और हाँ, यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा, तो भारत में सबसे ज़्यादा द्रविड़ बोली जाती है। ये जो है ना विश्व की बात की है, भारत प्लस यूरेशिया यानी यूरेशिया, यूरोप और एशिया की बात मिलाकर भारूपी भाषा परिवार की बात की गई यहाँ पे। उसके साथ ही भारूपीय भाषा परिवार की जो अन्य नाम है इसमें एंडोजैनिक है, इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार, आर्य परिवार। 10 शाखाएं हैं जिसे ध्वनि के आधार पर सतम और किंतुम वर्ग में डिवाइड किया गया है। सतम और किंतुम वर्ग से भी प्रश्न काफी ज्यादा बनते हैं और आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो उसमें आराम से समझते हैं। मैं यही कहूंगी फ्रेंड्स, पीवाईक्यूज देखिए, इससे आपको क्वेश्चंस को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा कि किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे सतम वर्ग और केतुम वर्ग के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे बात करेंगे पहले सतम वर्ग की। यहाँ पर पूर्वी शाखाओं में सतम वर्ग और केतुम वर्ग में पश्चिमी शाखाएं आती हैं। अब पूर्वी शाखा की बात करेंगे तो इलीरियन, अल्बेरियन जिसको बोलते हैं अल्बेनियम, और बाल्टिक, स्लाव विभाजन, आर्मेनियम नियन और भारत ईरान, जिसमें 3 उपशाखाएं हैं। ग्रियर्सन ने उल्लेख किया है ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषाएं। अब भारतीय आर्य भाषाएं आ रही हैं तो इसी में हम 3 भाषाओं की भी अन्य बात करेंगे, जिसमें हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें प्राकृत, पाली, अभ्रस, ये सारे, अवहट और पुरानी हिंदी, ये सारे हम लोग जानेंगे। उसके साथ ही किंतुम वर्ग की बात करें तो इसमें केल्टिक, जर्मनिक, ट्यूटोनिक, लैटिन, रोमांस, इटालिक, ग्रीक, हेलेनिक और तोखारी और
हिटाली, हिटाइल, ये सारे हमारे केतु वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी नोट्स को बनाया और बार-बार मैं इसको रिवीजन करती रहती हूँ फ्रेंड्स। इससे क्या होता है अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। और साथ ही आप सभी को इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी ये देखें कि नोट्स किस तरीके से बनाया गया है और आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। अफ्रीका भूखंड की बात करते हैं तो भाषा परिवार में सुदानी परिवार, बंटू और होतेतुत बुसमैनी परिवार आता है। प्रशांत महासागरीय भूखंड में मलय, इसमें पूरा अगर एक तरीके से पढ़ें तो आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। अमेरिकी भूखंड में अमेरिकी परिवार आते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटे में पूरी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन कर यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से हमको ये खुद के लिए मैंने यहाँ पे यह चीज़ यहाँ पे वर्गीकृत किया है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने भौगोलिक क्षेत्र को पहले 4 भागों में डिवाइड किया, जिसमें हमने यूरेशिया के बारे में पढ़ा। यूरेशिया मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया मिलकर के। इसमें 10 हमें पढ़ना है और सबसे पहला आता है भारूपी भाषा परिवार, जिसमें 10 शाखाएं हैं। मैंने आप सभी को बताया 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, सतम वर्ग और केतुम वर्ग। और सतम वर्ग के अंतर्गत हमें पढ़ना है भारत ईरानी 11 सॉरी फ्रेंड भारत ईरानी, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे हमारी आती है भारतीय आर्य भाषाएं। और भारतीय आर्य भाषाओं में 3 चरणों में डिवाइड किया गया। वो 3 चरणों की बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। चरण, भाषा और 3 चरण जो हमें बताए हैं उसमें भारतीय प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषाएं 2000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। आधुनिक आर्य भाषाएं। अब प्राचीन आर्य भाषा, यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि प्राचीन आर्य भाषाओं को 2 भागों में डिवाइड किया गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की जो सन है यहाँ पे देख सकते हैं 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व। और लौकिक संस्कृत का 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। अब मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भागों में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश अवहट्ट, जो कि इसका पुरानी हिंदी इसके आगे बढ़ता है। ये सारे हमें पढ़ने होंगे, तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ज़्यादा मान्य है। 500 ईसा पूर्व से 21वीं, 21वीं से 500 ईस्वी और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी और उसके साथ ही 900 से 1100 ईस्वी संक्रमण काल भी इसे कहा जाता है। और आधुनिक आर्य भाषाएं में जिसमें हम हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, जो कि इसका समयकाल 1000 ईस्वी माना गया है। ये कुछ बेसिक हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे पाली का, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, ये सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में बताएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने जो है लिखा है। पाली की बात करें तो जो कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं के प्रथम अवस्था मानी जाती है। इसमें पाली भाषा की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वान में मतभेद है और इससे ही प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रखा है। जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लिखने के बाद भी इंपॉर्टेंट किया है ताकि उसको बार बार देखूंगी। विद्वान और व्युत्पत्ति की बात करें तो आचार्य विदुशेखर जो पाली शब्द की व्युत्पत्ति पंक्ति शब्द से मानते हैं। उसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट है भिक्षु जगदीश कश्यप के पर्याय शब्द से जो है पाली शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। ये प्रश्न जो है एग्जाम में बने हैं, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। उदय नारायण तिवारी ने पारिणी ली पाली से पाली शब्द की उत्पत्ति मानी है। ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो 3 ग्रंथ पाली में पाए गए हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक है। सुत्त पिटक में 5 निकाय है, खुद्दक, देग, मध्यम, संयुक्त और अगुंतर। ये 5 निकाय जो है किसमें देखने के लिए मिलते हैं, पाली भाषा में, और किसके हैं, बुद्ध के हैं। ठीक है। उसके साथ ही पाली से संबंधित महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जिसमें है अट्टकथा साहित्य, जो कि आचार्य बुद्ध घोष इनके रचयिता है। और समयकाल की बात करें तो 5वीं सदी। उसके साथ ही कंचायन व्याकरण का है, जो एग्जाम में पूछा गया है। इनके रचयिता महाकंचायन है, 7वीं सदी। और सदनीति जो कि अंग वंग से इनकी रचयिता है और 1114 ईस्वी में इसका समयकाल है। 27 अध्याय 1341 जो है वो सूत्र इसमें है। पाली की विशेषताओं की बात करें तो ध्वनि संरचना संबंधी इसमें विशेषताएं देखने के लिए मिलती है। कंचायन ने पाली में जो स्वर और व्यंजनों यानी ध्वनियों की जो संख्या मानी है वो 41 मानी। किसने? कंचायन ने। किसमें? पाली में। कंचायन ने पाली में 41 ध्वनियां मानी हैं, जिसमें से उन्होंने 8 स्वर माने हैं और 33 जो है उन्होंने व्यंजन माने हैं। मोगलान ने पाली में ध्वनियों की जनसंख्या मानी है, वो मानी है 43। तो दोनों में डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। कंचायन ने जो है ध्वनियों की संख्या 41 मानी है, 8 स्वर और 33 व्यंजन। और मोगलान ने जो ध्वनियों की संख्या मानी वो 43, 10 स्वर और 33 व्यंजन। संस्कृत के री और ली पाली में जो है वो समाप्त हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं स्वरों की संख्या कम है। ठीक है। स, श और स हो गया है जैसे शिष्य, शिष्य। यहाँ पे तालव्य, दंत और मूर्धन्य श, ये तीनों स का वर्णन यहाँ पे किया गया है। आप सभी को इसके बारे में पता होगा, और न पता हो तो इसे जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा जो है तालव्य ध्वनि है, कौन सा दंत और कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य श है। ठीक है। पाली की व्याकरणिक संरचना की बात करें तो पाली में जो संस्कृत के नपुंसक लिंग का यहाँ पे लोप हो जाता है और पाली में संस्कृत के द्विवचन का भी लोप होता है। अधिकतर व्यंजनांत प्रातिपदिक स्वरांत होने लगी। इस प्रक्रिया में अंतिम हलंत हटने लगा और उसमें स्वर जोड़ा जाने लगा।
यथा जगत जग जार्जन राज। ये क्या है, व्याकरणिक संरचनाएं, व्याकरणिक विशेषताएं भी एग्जाम में 1-2 पॉइंट्स बनते हैं। शब्दकोशी प्रवृत्तियों की बात करें तो पाली शब्द जो है संपदा का मूल आधार स्वाभाविक रूप से तद्भव शब्द से हुई है। स्थानीय व देश शब्दों का विकास तेजी से हुआ है, यथा धड़, स्त्री, बप यानी पिता। तो फ्रेंड्स जो है मैं आपका ज़्यादा समय न लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है समय बहुत ही कम है, तो इसलिए मैं सिर्फ बता रही हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं करूँ, बट हाँ जो भी मेरा बताया हुआ वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करेंगे अब प्राकृत का, तो ये दूसरी अवस्था है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका समय काल है। प्राकृत की विकास की अवस्थाएं हैं किशोरीदास वाजपेयी इनके 3 चरण मानते हैं, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत में नमी साधु ने प्राकृत के संबंध में प्राक पूर्वकृत प्राकृत अर्थात पहले से बनी हुई भाषा माना है। द्वितीय प्राकृत में प्रकृति संस्कृतम तत् भवम तत् आगतम व प्राकृतम, अर्थात प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वही प्राकृत है। ये किसने माना है, तो हमने किशोरीदास वाजपेयी के बारे में बताया है। तृतीय प्राकृत की बात करें तो प्राकृत के बाद की भाषा अभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। प्राकृत की विशेषताएं बात करें तो कुछ मिलती जुलती है, जिसमें इसमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले। विसर्ग के लुप्त होने की प्रक्रिया पाली में ही शुरू हो गई थी। प्राकृत में इस संबंध में एक और विकास हुआ तथा विसर्ग युक्त आकारांत शब्द विसर्गहीन ओकारांत शब्दों में परिवर्तित हो गए। वीरः, वीरो, प्रश्न, पन्नो, ये इनका परिवर्तन रूप देखने के लिए मिलने लगा। पाली में जो य का प्रयोग होता था उसके स्थान पर अब जो है प्राकृत में उसके स्थान पर ज प्रयुक्त होने लगा। पुनः समीकरण की प्रवृत्ति शुरू हो गई और क्षतिपूर्वक दीर्घाकरण प्रक्रिया प्रारंभ संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों के सरल करने का दूसरा चरण स्टार्ट हो गया। अगर हमने पाली में पढ़ा है व्याकरणिक विशेषताएं, तो हमें प्राकृत में भी व्याकरणिक विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं। तो प्राकृत में प्रसर्गों का विकास पाली की तुलना में काफी अलग स्तर पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए इस काल में कई केरल तथा मध्य प्रसर्ग दिखते हैं, जो आगे चलकर काके की और के रूप में परिचित होती हुई दिखाई दिया। अगर बात करेंगे प्राकृत के भेद और इनके विद्वानों के बारे में, तो भरत मुनि ने कहा, जो कि नाट्यशास्त्र आप सभी ने बहुत पहले से ही इनका ग्रंथ पढ़ा होगा, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जिसमें मुख्य प्राकृत की बात करें तो 7 है, मागधी, अवंतिज्या, प्राच्या, सुरसेनी, जिसको सौरसेनी, अर्धमागधी, बाहलिक, दक्षिणात्य, महाराष्ट्री, गौड़ भाषा में साबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, तरावड़ी, उज्जरजा और वनेचरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर रुचि का प्राकृत प्रकाश और हेमचंद का प्राकृत व्याकरण। उसके साथ ही यहाँ पे अपभ्रंश की बात करेंगे, जो कि तीसरी अवस्था मानी जाती है। और अपभ्रंश का पहला प्रामाणिक जो प्रयोग किया है वो पतंजलि के महाभाष्य में है। अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण जो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में देखने के लिए मिलता है। अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की जो कड़ी है और भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठी सदी से होने लगा। अन्य नाम अगर हम बात करेंगे अपभ्रंश के, जो अन्य नाम है, जो अपभ्रंश को अन्य नामों से जाना जाता है, जिसमें अवहंश है, ग्रामीण भाषा है, देसी भाषा है, आभिरी और अभिरोक्ति, इन अन्य नामों से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पूछे कि ग्रामीण भाषा से आप क्या समझते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण भाषा को, अपभ्रंश को ही ग्रामीण भाषा कहा जाता है, अपभ्रंश को ही देसी भाषा कहा जाता है, अपभ्रंश को ही आभिरी और अपभ्रंश को ही अभिरोक्ति भी कहा जाता है। वाक्यपदीयम में भर्तृहरि अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है। मतलब जो अपभ्रंश किसने, भर्तृहरि ने जो कहा है कि अशुद्ध शब्दों को जो है अपभ्रंश माना है। तो जो है यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि अशुद्ध शब्दों को किसने अपभ्रंश माना है, तो भर्तृहरि ने। पतंजलि के महाभाष्य में प्रयोग अपभ्रंश के समानार्थक रूप में किया। डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने, जो कि भोलानाथ तिवारी, दोनों का मत इसी है कि अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम छठी सदी में अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में शुरू किया गया। ये इस तरीके से शुक्ल ने वल्लभी के राजा धार से द्वितीय के शिलालेख में मिलता है अपभ्रंश के नाम का प्रयोग। ठीक है, विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के प्रमुख शब्द दिए गए हैं। आचार्य दंडी ने आभीरों की भाषा कहा है, आभीर कहा है अपभ्रंश को। वहीं पे अभिरोक्ति जो है भरत मुनि ने कहा है, ग्राम भाषा जो है बागभट्ट और हेमचंद ने कहा है, अपभ्रंश का संबंध अभीरों और गुर्जरों से है, कितने कहा है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जाम जो इम्पोर्टेंट है आगे का। उसके बाद यहाँ पे जो विद्वानों की द्वारा जो अपभ्रंश के विहित भी यहाँ पे दिखाया गया। मैं थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अपभ्रंश की रचनाओं की बात करें तो पाउंचरुई, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला ये टॉपिक है। यहाँ पर देख सकते हैं स्वयंभू जो है 8वीं शती में पाउंचरुई की रचना है। 90 संधियाँ, 5 कांड, रामकथा का विशाल प्रबंध काव्य लिखा है। महापुराण 10वीं शती में पुष्यदंत, 120 संधियाँ, 63 महापुरुषों का चैत्य वर्णन है। 2 भाग में आदि पुराण और उत्तर पुराण में वर्गीकृत किया गया है। भविष्यत कथा प्रबंध काव्य, 63 महापुराण, गुणालंकार, धनपाल और पुष्यदंत की बात की गई है इसमें। डॉक्टर हरदेव बाहरी जो है 7वीं से 11वीं सदी के बीच समय काल इनका है। अपभ्रंश का स्वर्णकाल मानते हैं। ठीक है, अपभ्रंश को स्वर्णकाल मानते हैं।
धीरेन्द्र वर्मा ने यहाँ पे जो है 5 स्थितियाँ बताई हैं सौरसेनी प्राकृत की, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश। यहाँ पे अवहट्ट का समय काल हमने आप सबको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 900 से 1100 ईस्वी। साहित्य में 14वीं सदी के समय जो है अवहट्ट माना जाता है। और अवहट्ट भाषा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी किसने माना है? सुनीति कुमार चटर्जी ने माना है। सर्वप्रथम जब प्रयोग की बात करें तो वड़ रत्नाकर ज्योतिराश्वर ठाकुर में मिलता है अवहट्ट शब्द का प्रयोग। संदेश राशक छमाड़ में अवहट्ट का उल्लेख देखने को मिलता है। प्राकृत पैगलंब के टीकाकार वंशीकरण में वशीधर ने इनकी भाषा को अवहट्ट माना है। उसके साथ ही अगर बात करेंगे अब हम पुरानी हिंदी की, कृतिलता का जो विद्यापति का कृतिलता अवहट्ट भाषा में देखने को मिलता है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश अवहट्ट को एक ही माना है। पुरानी हिंदी में जो कि यहाँ पे क्रम भी फ्रेंड्स आप सभी से पूछ सकता है, तो आपको क्रम याद होना चाहिए। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आप सभी को बताते हुए तो आई हूँ। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, अपभ्रंश, 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 यहाँ पे अपभ्रंश, उसके साथ ही अवहट्ट, अवहट्ट, यहाँ पे होगा अवहट्ट और फिर पुरानी हिंदी। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे का मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ फ्रेंड्स। आगे अगर बात करें तो भाषा क्या होती है? विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम होती है वो भाषा होती है। यानी अपने विचारों को जो व्यक्त किया जाता है यानी भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। इसके भी प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। उसके साथ ही फ्रेंड्स अभी आपको बता दें कि जो व्यक्त भाषा होती है और अव्यक्त भाषा होती है, इन दो प्रकारों में भी डिवाइड किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्य है वो मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा है। कुछ तथ्यात्मक जानकारी जो कि एग्जाम में बनते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। राज्य की जो भाषा हमारी हिंदी है और सहकार्यायी भाषा जो है अंग्रेजी, और जो भाषा की त्रिभाषा सूत्र में कोठारी आयोग 1966 में इसे स्वीकार किया गया था। ठीक है, उसके साथ ही शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो टोटल जो है 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 5 शास्त्रीय भाषाएं जुड़ी थी, उसके बाद अगर चेंजेस आए होंगे तो वो बता सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2024 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके साथ ही 8वीं अनुसूची में जो सिंधी भाषा यहाँ पर दिखाया गया है 21 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992 में नमक ये ट्रिक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 52वां संविधान संशोधन 2003 में बोडोमस, यानी बोडोमस में हमने बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली ये हमने याद किया हुआ है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आरंभ की जो 14 भाषाएं पहले से थी उसकी भी ये ट्रिक है, उसको आसानी से आप पढ़ सकते हो उस तरीके से। और कुछ ऐसी भाषाएं हैं जहाँ पे 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं जो है सम्मिलित है, उसका भी वर्णन किया गया है। स्वनिम क्या होता है? ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है साउंड की, वो होती है स्वनिम। अन्य नाम है ध्वनिग्राम, ध्वनियों के प्रति जागरूकता। वहीं रूपिम से भी प्रश्न बनता है। अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो रूपिम कहलाती है। जल विभाजन के बाद भी इसका कोई अर्थ नहीं होता, यानी जल जो है यह छोटी इकाई है, यह रूपिम कहलाती है, अर्थ की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, उसके साथ ही वाक्य विन्यास की बात करें तो वाक्य की जो संरचना की जा रही है वह किस प्रकार से की जाती है, ये वाक्य विन्यास होती है। उपयोगितावाद और व्यावहारिकतावाद की बात करें तो समाज में जो लोगों के बीच में, परिवार के बीच, स्कूल में अलग अलग तरीके से जो बात करने का जो ढंग होता है वो हमारा क्या कहलाता है? उपयोगितावाद से वही मालूम पड़ता है। भाषा की जो प्रकृति होती है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है, सामाजिक सांस्कृतिक पर आधारित होते हैं, लिपि नियमबद्ध व्यवस्था होती है, अस्थिर होती है, रचनात्मकता देखने के लिए मिलती है, चिंतन, समरूपता, संलग्नता, स्वच्छंदता, शब्द प्रवेश, ये सारे जो है भाषा की प्रकृति के अंतर यानी उसकी विशेषताएं के अंतर्गत आते हैं। कुछ अन्य है यादृच्छिक, भाषा का व्याकरण, अर्जित व्यवहार, अन्य विषयों से संबंध। बहुभाषिता का अर्थ होता है यानी अनेक भाषाओं का जब समन्वय देखने के लिए मिलता है। भाषा विकास क्या होता है? जन्म में रोना, 2 से 3 महीने अनुकुंजन, 6 महीने बबलाना, 1 साल एक शाब्दिक व्यवस्था। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए। रूपिम से तो पक्का ही 2-3 विशेषताएं दे देगा, उसके बाद में आप सभी को पता होना चाहिए। अर्जन अधिगम में एक बेसिक नॉलेज अगर मैं दूँ तो सामाजिक परिवेश से ही जो सीख लिया जाता है वो अर्जन होता है, और लक्ष्य भाषा यानी जो दूसरी भाषा होती है जिसको हम विद्यालय में सीखते हैं वो हमारा अधिगम होता है। तो बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लेते, सिर्फ बेसिक। और भाषा कौशल आप सभी को पता है, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे फंस जाने में आता है जब अभिव्यक्तात्मक कौशल और जिसको उत्पादक कौशल होते हैं, ग्रहणात्मक कौशल पूछा जाता है। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति यानी बोलकर, लिखकर हम अपनी भाषाओं को व्यक्त करते हैं, सुनकर और पढ़कर ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये हमारे कौशल के प्रकार हो गए। और पठन के भी प्रकार है, गहन पठन, व्यापक पठन, बारीकी पठन, सरसरी पठन, ऐसे ही लेखन पठन के भी प्रकार हैं। इस तरीके से जो है भाषा विधियाँ हैं, इस तरीके से प्रत्यक्ष विधि,
मौन बुद्धि, ये सारी जो है एग्जाम में आप सभी सोच रहे होंगे ये तो नहीं पूछता है, पर फ्रेंड्स ये सब भी पूछते हैं। हिंदी भाषा के जो सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन और साहचर्य का सिद्धांत किसने दिया है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनुग्रह का सिद्धांत, थार्डाइक का है अभ्यास का सिद्धांत, व्यक्ति की भिन्नता का सिद्धांत, पुनर्वर्ग का सिद्धांत स्किनर का है। ये सूत्र देख सकते हैं, सूत्र से भी प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। मोटर कौशल विकास, जिसमें स्थूल मोटर कौशल और सूक्ष्म मोटर कौशल। स्थूल मोटर कौशल जो होता है जिसमें बड़ी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे बैठना, खड़े रहना, चलना, दौड़ना, इसमें हमारी क्या होती है, बड़ी गतिविधियाँ, यानी बड़ी शरीर की जो बड़ी स्थितियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो जो होते हैं एक्टिव रहती हैं। और सूक्ष्म कौशल में जैसे उंगली के छोटे हाथों से पेन से लिखना कुछ भी होता है, उसके बाद हाथों से पकड़ना बॉल को, ये हमारे क्या होता है, सूक्ष्म मोटर कौशल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो और इसके साथ ही ये जो डायग्राम है, इससे मैं आप सभी को कुछ बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे बताएंगे हिंदी वर्णमाला पे मूल जो स्वर होते हैं उनकी संख्या। उसके पहले मैंने आप सभी को बता भी दिया है कि किनकी महत्व के अनुसार विद्वानों के साथ अलग अलग है, लेकिन अगर मूल स्वरों की संख्या बात करें तो 11 होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। यहाँ पर री और री ली जो है नहीं काउंट होते हैं पाली प्राकृत भाषा में। उसके साथ अयोग वाह की बात करें तो अनुषंग जो है विसर्ग, ये हमारे क्या होते हैं, अयोग वाह कहलाते हैं, इनकी संख्या 2 है। मूल व्यंजन की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग वर्ग में डिवाइड किया गया है और ये वर्ग का निर्माण करते हैं। तो वर्गीय व्यंजन से भी प्रश्न बन सकता है कि वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, उसमें से य, र, व और क, या फिर यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि त, थ, द और एक स दे दिया, तो इसमें से कौन सा वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे जो है 5 वर्गीय व्यंजन का निर्माण करते हैं। उसके साथ ही क वर्ग जो होता है वो कंठ से बोला जाता है, च वर्ग जो होता है वो तालु से, ट वर्ग जो होता है वो उसके साथ ही यहाँ पे मूर्धन्य से, त वर्ग जो होता है वो दंत से, प वर्ग जो होता है वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 33 है, यहाँ पे देख सकते हैं साइड में लिया गया है। य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं और श श श ये उक्षिप्त व्यंजन होते हैं। यहाँ सॉरी फ्रेंड्स, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं जो कि श श श के अंतर्गत आते हैं। और उक्षिप्त व्यंजन में ड ढ होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। संयुक्त व्यंजन में यहाँ पर देख सकते हैं क, त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों जो है संयुक्त व्यंजन। इस तरीके से भी प्रश्न बनता है। छ किसके मिल से बनते हैं, आधा क श, त्र आधा त र, ज्ञ आधा ग य और श्र आधा बड़ा श और र, जिसको जो है तालव्य श बोलता, जिसको जो है यहाँ पे इसको कौन सा श बोलते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दंत श अगर हम आपको सभी को बताएं तो यहाँ पे जो है दंत श कौन सा होता है, दंत श ये होता है, मूर्धन्य श ये होता है और तालव्य श ये होता है। तो मैंने अभी बताया तालव्य श होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको पढ़ना होगा। अगर किसी ने, मैं जो बोलने जा रही हूँ, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अकुह विसर्जनम कंठा, यानी अ से कंठ, यानी क ख ग घ अंक, अ आ और उसके साथ ही ह, ये हमारे क्या हो जाते हैं, अकुह विसर्जनम कंठ, यानी कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियाँ हैं। उसके साथ ही इचु यशाणाम तालु, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई और च वर्ग इचु यशाणाम तालु और बड़ा सा, ये हमारे क्या होते हैं, तालु से बोले जाते हैं। टठ डढ़ इचु यशाणाम तालु, रिटू रसाणाम मूर्धा, ली री और ली और टठ डढ़, और उसके साथ ही ये जो होता है मूर्धन्य श, ये हमारे क्या हो जाते हैं, जो है ट वर्ग की ध्वनियाँ हैं, यानी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। उसके साथ तथा दधन और उसके साथ ही लिटू रसाणाम उपपद्यमानिया ओष्ठा, यहाँ पे तथा दधा जो है त वर्ग में आएगा, जिसमें ये आपका बड़ छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं पहले से ही, ये इसको बोलते हैं तालव्य श। पप उपपद्यमानिया ओष्ठा, छोटा उ बड़ा उ, उसके साथ ही ये हो जाएगा हमारा उपपद्यनामा ओष्ठा, ओष्ठ से बोली जाती है। यर लव हमने आपको अंतस्थ व्यंजन, स ये मूर्धन्य व्यंजन बोले जाते हैं। तो ये टोटल ओवरऑल अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 52 जो है टोटल होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मेरे नोट्स से ही ये जो कुछ पॉइंट्स है जिसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे सजाया हुआ है आप सभी को बताने के लिए, सिर्फ इस तरीके से मैंने इसको नोट डाउन करके लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में, क्योंकि राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, आपको शायद समझ नहीं आती, मैं समझ सकती हूँ, बट आपके लिए बताना था इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया हुआ है। तो डॉक्टर हरदेव बहारी के वर्गीकरण के अनुसार जो है इनकी बोलियों की संख्या इन्होंने 18 मानी है। अपभ्रंश और उनसे विकसित जो भाषाएं हैं, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, मागधी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आता है। ठीक है,
और पूर्वी हिंदी में ही अवध, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। महाराष्ट्र में मराठी, ब्राह्मण, प्रायसाची, सिंधी, लहंदा, पंजाबी, ये उपबोलियां हैं जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे हरदे बाहर की जो उपबोलियों में पश्चिमी हिंदी में आकारांत में खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्कनी, उकारांत में ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली और राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली इसमें माना है। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बोलियों के नामकर्ता में राहुल साकेत्यार ने जो है खड़ी बोली को कौरवी कहा है। इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। वहीं गिरीशा ने राजस्थानी भाषा नाम दिया है, डिंगल बाकी सास ने दिया है, ब्रजबुली ईश्वर गुप्त ने दिया है, बिहारी गिरीशा ने दिया है, भोजपुरी रेमंड ने दिया है, मैथिली कोलब्रुश ने दिया है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें तो हमने आप सभी को बताया कि टोटल जो होते हैं यहाँ पे 52 बताए गए हैं। वैसे शब्दकोश के कामता प्रसाद गुरु ने 44 माना है, लेकिन अन्य के अनुसार यहाँ पे 52 जो कि उपयुक्त माना जाता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या मूल जो ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, ऊरी 4 माने गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए मूल ह्रस्व स्वरों की संख्या। दीर्घ स्वरों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 7 मानी जाती है, 4 ये और 7 ये, 7 4 11 होते हैं। मैंने वो सब चीज़ को आपको बताया हुआ है। व्यंजनों की संख्या की बात करें तो ये भी अभी मैंने वर्ग सब बता ही दिया है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन य, र, लव, उष्म व्यंजन ससह। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष ये मैंने आप सभी को नहीं बताया, मैं आप सभी को बता देती हूँ। जब हम लोग क ख ग घ पढ़ते हैं, अभी यहाँ पे ही बता देती हूँ, क ख ग घ अंग, जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो पहला और दूसरा अक्षर जो होता है ये होता है हमारा अघोष। क्या होता है? अघोष। और ग घ अंग जो होता है वो हमारा घोष होता है। ये सिर्फ इन्हीं वर्ग के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मैंने क वर्ग के लिए नहीं बताया, ये आपका जो है च वर्ग में भी चलेगा। पहला और दूसरा अक्षर जो होगा वो अघोष होगा, तीसरा चौथा पांचवा जो होगा वो जो है घोष होगा। उसके साथ ही अल्प प्राण की बात करूँ तो पहला अक्षर और तीसरा और पांचवा ये होता है अल्प प्राण। ख और घ जो होता है वो होता है हमारा महाप्राण। इसको अलग कर से मैं दिखा देती हूँ। और ये जो होगा ये हो जाएगा दूसरा और चौथा, ये हो जाएगा हमारा महाप्राण। ठीक है, इस तरीके से हर एक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। ठीक है, उसके साथ ही दो समास की अगर मैं प्रकार की बात करूँ तो आप सभी को समास के प्रकार पता होना चाहिए। एक मिनट फ्रेंड्स, ये मुझे ये लेना था। 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाषा जिसका पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव, तत्पुरुष समाज जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, द्वंद्व समाज जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और द्विगु समाज जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, कर्मधारय समाज जिसमें विशेषण विशेष्य बहुल संबंध होते हैं, बहुब्रीहि जहाँ कोई अन्य पद प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि होता है। ठीक है, कुछ अनुच्छेद है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी का संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में यहाँ पे माना जाता है। उसके साथ ही अनुच्छेद 343 351 आधिकारिक भाषा के प्रयोग में इनके नियमों का विवरण यहाँ पे दिया गया है, जिसमें राज्यों के संघ और उनके अदालती भाषाएं यहाँ पे शामिल की गई है। 351 में बात करें तो हिंदी भाषा के प्रचार और विकास के लिए दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को बता दें जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी ज्यादा इससे पूछे जाते हैं, तो मैंने आप सभी को बताया सौर श्रेणी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी आते हैं, मागधी, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया आते हैं, अर्धमागधी, मध्य पूर्वी हिंदी में पूर्वी हिंदी, और महाराष्ट्र में दक्षिणी मराठी, ब्राह्मण, पैसाची, ये सारे हमें पश्चिमी हिंदी की, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही आप सभी को बता दें फ्रेंड्स जो संविधान में संशोधन हुए उसके बारे में भी मैंने आप सभी को बताया, और इसके साथ ही हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये सब चीजें भी हमने आप सभी को बताया। वर्णों के बारे में घोष, अघोष, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, और उसके साथ ही समास के बारे में भी हमने आप सभी को बता ही दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप सभी को बताया। अगर हम बात करें सिंधु घाटी लिपि के बारे में तो जो है यहाँ पे सिंधु घाटी में सिंध के लरकाना जिले से मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त लिपियां हैं उनके बारे में भी आता है, जिसमें हंटर ने 253 जो है सिंधु बोलियां मानी है, लैंडन ने 228, ग्रैंड एंड स्मिथ ने 396। मैं कुछ बेसिक जिसमें जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं है बट जो था तो मैंने वो सब आप सभी को मैं बता रही हूँ। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा थोड़ा स्लो करके। चीनी कोश जो है फावालम्बी ने खरोष्टी नामक व्यक्ति से, डॉक्टर राजवाली पांडे ने खर गधे के ओट्स के समान माना है खरोष्टी लिपि के बारे में। सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, इनके बारे में अनेक विद्वानों में मतभेद है, अलग अलग जो है दिए हुए हैं। कम प्रश्न बनते हैं बट फ्रेंड्स इससे बनते भी हैं। तो प्रोफेसर वुलर के अनुसार जो ब्रह्म लिपि है वो 41 अक्षर उन्होंने माने हैं, जिसमें से 9 स्वर और 32 जो है उन्होंने व्यंजन माने हैं। ब्राह्मी लिपि की बात करूँ तो उसमें ब्राह्मी लिपि में जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, ब्राह्मी लिपि की अगर मैं बात करती हूँ तो ब्राह्मी लिपि में भी 2 है, जिसमें से एक आता है आपका यहाँ पे दक्षिणी शैली और एक आता है उत्तरी शैली। उत्तरी शैली में गुप्त लिपि आती है, कुटिल लिपि आती है,
देवनागरी लिपि, शारदा लिपि। तो देवनागरी लिपि हम लोग को पढ़ना है और देवनागरी लिपि में डॉक्टर वुलर ने न्यून कोड़ी लिपि नाम इन्हें दिया है, ठीक है। और प्राचीन देवनागरी का जो वर्तमान नागरिक रूप है वो 12वीं सदी के आसपास माना जाता है। और ध्वनि के बारे में हमने आप सभी को बता दिया। और कुछ हाँ फारसी शब्द कौन कौन से होते हैं और जो है अरबी, तुर्की, मराठी शब्द कौन कौन से होते हैं, ये सब आप सभी को पता। आदमी जो है वो फारसी शब्द है, अदालत अरबी भाषा का शब्द है, कोतल तुर्की भाषा का शब्द है, प्रगति, लागू, चालू, बाजू ये सब सारे मराठी भाषा के शब्द। इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं। 344वां अनुच्छेद में कौन कौन सी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं के पूरे क्रम याद है। उसके साथ ही कौन से संशोधन में ये स्वीकार किया गया वो भी मैंने आप सभी को बता ही दिया है। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। राजभाषा आयोग 1955, बाला साहेब गंगाधर खेर अध्यक्ष जो थे उस समय से भी प्रश्न उस वहाँ से भी बने हुए हैं। तो पूरा तो नहीं, जितना मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न बने तो वो मैं आप सभी को बता रही। केंद्रीय सरकार कार्यालय जो क ख ग वर्ग आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो जो जिले बने हुए हैं वो किस किस वर्ग में बने। क वर्ग में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली बना था। ख वर्ग में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, सॉरी फ्रेंड, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार बना था। और जो वर्ग में पश्चिमी बंगाल, उड़िया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सभी राज्य, दक्षिण भारत, चारों राज्य ये हमारे ग वर्ग में बने हुए थे। लिपि के अगर क्रम की बात करें तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, सिद्ध मात्रिक या कुटी लिपि और देवनागरी लिपि, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। देवनागरी लिपि के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके साथ ही पाली प्राकृत के बारे में मैंने बता ही दिया है। और जो विद्वान वर्तनी के संदर्भ में जो विद्वानों में मतभेद है, खड़ी बोली के संदर्भ में किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, उससे भी प्रश्न बनते हैं। नागरिक प्रचारी सभा जो 1945 में हुए थे उसमें सुधार समिति का जो गठन किया गया था नागरिक लिपि के द्वारा, उनका भी उससे भी प्रश्न बने हैं। इस तरीके से स्वनिम के हमने खंड आप सभी को बता ही दिए हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, बलाघात, अनुदात, दीर्घता, अनुनासिक, संगम ये क्या होती हैं, बोली और उपबोलियां हमने आप सभी को बता दिया। प्राकृत और प्राकृत ग्रंथ कौन कौन सी हैं, प्राकृत की पंक्तियां कौन कौन सी हैं, अपभ्रंश की पंक्तियां कौन सी हैं, कौन सी जो है इनके बारे में कौन सी विशेषताएं हैं, वो सब चीज़ें हमने आप सभी को बताया, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही बेसिक जो भी था मैंने वो सब बताया, कोशिश किया कि आप सभी को बता दूं। इससे आप सबका रिवीजन भी हो जाएगा, फास्ट करके जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पे नए तो जुड़ जाइएगा ताकि आप सभी को डेली यूनिट्स वाइज जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आप सभी को बताती रहूँ, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय।